बाजार बोलता है इसमें एफआईएसडीआई का डेटा एक बार देख लेते हैं, फिर ग्लोबल इंडिसेस और टॉप गेनर्स एंड लूजर्स पर नजर डालेंगे। तो एक बार देख लेते हैं एफआईज कल मार्केट में माल प्लस करके ले गए हैं, करीब 400 करोड़ से ज़्यादा का 4240 करोड़ रुपए का माल डीआईज ने भी बाय किया है। तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी प्लस और उसका असर मार्केट में कल आपको दिखा था स्क्रीन पर, और आज भी उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आज भी है। तो जो शेयर्स नहीं चल रहे थे वो थोड़ी सी शिकायत अब दूर हो रही है। ग्लोबल मार्केट में देखें तो कल डाउ फ्लैट बंद हुआ, शंघाई हैंसेंग भी फ्लैट है, निकाई भी फ्लैट है और कोस्पी में भी करीब फ्लैट टू नेगेटिव ही रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो एज सच आज ग्लोबल इंडिसेस से कुछ खास संकेत नहीं है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट, वहाँ से कौन से शेयर्स हैं या सेक्टर हैं जहाँ से कि कुछ ट्रिगर मिल रहे हैं। तो आज ट्रिगर मिल रहा है आपको थोड़ा बहुत टेक्सटाइल शेयरों पर। देखिए रेमंड्स में और वीटीएल वर्धमान टेक्सटाइल पर करीब 7% का उछाल है, खबर भी है, उस पर विस्तार से बात करेंगे। KIOCL करीब 10% ऊपर है, आरती फार्मा, ओला इलेक्ट्रिक करीब 5 से 6% तक ऊपर हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि टॉप लूजर्स की लिस्ट में आ रहे हैं। तो टॉप लूजर्स की लिस्ट देखें तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन, शारदा क्रॉप, कल्याण ज्वेलर, डोडला डेयरी और भारत डायनेमिक्स, इन सभी में 2 से 3% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दुनिया के इस समय सारी दुनिया जिस पर नज़र गड़ाए हुए बैठी है वो है रूस यूक्रेन युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा। क्योंकि कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी वाशिंगटन में, जिसमें कि जेलेंस्की, यूरोपियन यूनियन के हेड और डोनाल्ड ट्रंप और बहुत सारे बड़े लोगों ने शिरकत की थी। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि युद्ध रुकने को लेकर अब उन्हें विश्वास है, वॉर रुकेगा जरूर, लेकिन कब रुकेगा भी डेट सर्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही वॉर नहीं चाहते अब, और हम एक डील पर काम कर रहे हैं। और ये जब भी होगा, जैसे ही ये डील हो जाएगा तो उसके बाद युद्ध की रुकने की घोषणा भी हो जाएगी। जेलेंस्की ने भी कहा कि वो पुतिन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और अब ये खबर भी आ रही है जर्मनी के जो हेड चांसलर हैं उनकी तरफ से कि शायद 1 से 2 वीक में पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग हो जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ग्लोबल फ्रंट पे, क्योंकि पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं, 3-3.5 साल से, फरवरी 2022 से कि युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का। सर इसके क्या मायने होंगे? युद्ध रुकेगा तो कहाँ फ़ायदा होगा इंडिया में? अगर युद्ध रुकेगा तो पहला फायदा जो रहेगा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर 25% की एडिशनल टैक्स फॉर रशियन ऑयल इंपोर्ट रखा है, वो निकल जाएगा, वो अनसर्टेनिटी निकल जाएगी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। दूसरा, जो हमारा ट्रेड डील यूएस के साथ भी रुका हुआ है फॉर वट एवर रीजन, दैट कुड प्रोबेबली गेट एक्सेलरेटेड। तो दूसरा अनसर्टेनिटी निकल जाएगा। सो दोज आर 1 2 पॉजिटिव। थर्ड पॉजिटिव इज कि अगर ये सब रुक जाता है, तो क्रूड प्राइसेस जो है would probably further come down। इंडिया के लिए क्रूड प्राइसेस बीइंग डाउन इज अ वेरी बिग पॉजिटिव, क्योंकि हम इतना लार्ज इंपोर्ट करते हैं क्रूड का कि इवन अ $2 कट इन क्रूड प्राइसेस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। तो होपफुली क्रूड प्राइसेस विल कम ऑफ। दूसरा, अगर ग्लोबली देयर इज लेस वॉर्स, इजराइल और गाजा और ईरान और रशिया या फिर यूक्रेन, अगर ये सब नहीं होते देन गोल्ड प्राइसेस नीड नॉट कीप मूविंग अप। अगर गोल्ड प्राइसेस थोड़े कम होने लगे, मे बी फॉर इंडिया जो हम गोल्ड का भी इंपोर्ट करते हैं उसका भी थोड़ा सा बेनिफिट हमें मिले, बिकॉज एट द एंड ऑफ द बिल्कुल। हाँ, लगता है कि समीर सर से थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से संपर्क कट गया। लेकिन जो सर बता रहे हैं कि युद्ध रुकने का जो फ़ायदा होगा वो कहीं ना कहीं हमें, एक तो हमारे जो 25% एडिशनल टैरिफ लगने वाली बात है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस की हुई है, उसका तो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा ही। गोल्ड कीमतों पर एक हो सकता है कि नीजक रिएक्शन आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि जो गोल्ड सिल्वर के रेट होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो अगर युद्ध रुकते हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क ख़त्म होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से शांति होगी।
एक एसेट क्लास शांत हो जाएगी तो दूसरी एसेट क्लास पर पैसा भी शिफ्ट हो सकता है, और वो जो दूसरी एसेट क्लास पर पैसा शिफ्ट होगा वो इक्विटी ही कहा जाता है, इक्विटी या बिटकॉइन। तो बिटकॉइन अभी हर देश में उतना ज़्यादा लीगल तरीके से नहीं काम कर रहा है, तो इक्विटी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें फ़ायदा उठा पाएंगे। एक बार हम आप दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि जो दर्शक हमारे साथ मेंबर बनना चाहते हैं मनी9 के, उनके लिए 3 प्लान हैं। इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी। आप इन तीनों प्लान्स की सर्विसेज ले सकते हैं। डेली जो आपको डेली मार्केट अपडेट, प्रायोरिटी आंसर, मनी9 स्टॉक एनालिसिस, ये आपको इकोनॉमी जो पैकेज है उसमें मिल जाएगा। स्टैंडर्ड पैकेज में आपको मार्केट पल्स, मनी9 स्टॉक हेल्पलाइन, म्यूचुअल फंड ट्रबल शॉट सेशन, ये 3 एक्स्ट्रा सर्विसेज और मिल जाएंगी। और अगर आप वीआईपी प्लान लेते हैं तो आपको सारी सर्विसेज जो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं ये सारी आप अवेल कर सकते हैं। प्रायोरिटी आंसर टू मेंबर क्वेरीज, मनी9 पोर्टफोलियो एनालिसिस, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और एक्सक्लूसिव इनवाइट टू कॉन्क्लेव एंड समिट, ये सभी आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। जो लोग रीजॉइन करने के लिए बात कर रहे हैं कि जो रीजॉइन नहीं कर पा रहे हैं उनको बता दें कि मनी9 प्राइम चैनल के मेंबरशिप प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने के लिए चैनल के पेज या चैनल के किसी भी वीडियो पर जाएं और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर या टैप करें। अगर आप पहले से सदस्य हैं तो आपको रिज्यूम विकल्प दिखाई देगा। अपनी मेंबरशिप फिर से शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए निर्देशों का पालन करें और मेंबरशिप फीस का भुगतान करें। तो इस तरह से आप दोबारा से मेंबर बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और मनी9 लाइव को आप इस तरह से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि हमारी जो आप जो पसंद करते हैं आप हम लोगों को, उसका एक हमें प्रमाण भी मिल जाए और हमें भी उसका फ़ायदा हो। आगे बढ़ते हैं। समीर सर, हम बात कर रहे थे रूस यूक्रेन युद्ध की कि किस तरह से इसमें फ़ायदा मिल सकता है। आप कमोडिटी के बारे में बात कर रहे थे सर, गोल्ड सिल्वर के बारे में, प्लीज़ कंटिन्यू। So I was saying कि हाँ, अगर गोल्ड के रेट्स भी थोड़े, बिकॉज ऑफ सी गोल्ड इज अ बेसिकली पीपल बाय की अनसर्टेनिटी है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो गोल्ड काइंड ऑफ बिकम्स अ सेफ हेवन। तो अगर सेफ हेवन बाइंग कम हो जाता है तो देन गोल्ड प्राइसेस कम डाउन, इंडिया के लिए वो भी अच्छा है। जो अगर ऑयल और क्रूड इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं प्राइसेस, तो फिर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो थोड़े बेटर हो सकते हैं, विच इज गुड फॉर इंडियन करेंसी ऑल्सो एंड गुड फॉर इंडिया ओवरऑल ऑल्सो। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये और। फिर हमारा एक ही प्रॉब्लम रह जाता है कि जो गवर्नमेंट ने ये जीएसटी कट किए हुए हैं या करने वाले हैं, अगर उसके उस वजह से जो टैक्स लॉसेस रहते हैं फिजिकल में, और इफ गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स स्पेंड ऑन केपेक्स या फिर एनी ऑफ द प्रोडक्टिव सेक्टर्स, देन इट इज अ नेगेटिव। अगर वो ये फ्रीबीज बंद करके ये टैक्स कट्स लेते हैं तो आई थिंक इट इज अ डैम गुड थिंग। बहुत अच्छा रहेगा इंडिया के लिए, फिजिकल भी कंट्रोल में रह सकता है, बट वी नीड टू सी कि गवर्नमेंट करती क्या है। सो वेरी अर्ली एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी एनालिस्ट टू प्रिडिक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कहाँ से ये जो कट्स आएंगे, कैसे कैसे फिजिकल में से अफेक्ट होंगे। एंड ऑल्सो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज कि जो स्टेट्स का लॉस होगा, is the center going to compensate? Because otherwise some of these states may not agree for this GST cut, क्योंकि लॉस उनका भी होता है। and we cannot assume कि just because GST कट हुआ है इतना कंजम्पशन बढ़ जाएगा कि वो जो ऑफसेट जीएसटी का रेट का लॉस हो रहा है वो इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट में मिल जाएगा। सो इट्स ऑल अ वेट एंड वॉच सिचुएशन फिलहाल। वेरी डिफिकल्ट टू प्रोजेक्शन करने के लिए इस पे। सो व्हाट हैपेंस इज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू से कि मार्केट में सर्टेनिटी रहेगी और मार्केट बढ़ेगा। सो बी मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3 months मार्केट विल बी इन अ वेरी ब्रॉड रेंज। आई एम गोइंग टू एक्सटेंड मेरा डाउनसाइड टारगेट जो है, मीनिंग रेंज ऑफ द डाउनसाइड, आई एम एक्सटेंडिंग इट टू 23,200 300 लेवल्स, और अपसाइड मैक्सिमम 25,500। इस लेवल से फिलहाल तो ऊपर नहीं जाने वाला है, एंड नाइदर शुड इट गो बिलो 23,300। तो ये रेंज में मार्केट विल कंटिन्यू व्हाटएवर हैपेंस, रशिया यूक्रेन वॉर एंड जीएसटी कार्ड्स जो भी हो जाए, द मार्केट प्रोबेबली विल नॉट गो आउट ऑफ दिस रेंज। ठीक है, तो मार्केट के अपसाइड होने के जो एक कैप है
वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 25,500 के करीब तक है। सर को लगता है कि डाउनसाइड जो है वो अभी भी ठीक है, ज़्यादा है, लेकिन हाँ एक मार्केट की सेलिंग रुकी है, ये एक अच्छी चीज़ है। सर दूसरा जो बड़ी खबर है वो यही है कि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई थी उसको फ़ोन करके बताया प्रधानमंत्री मोदी को और जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं उनको। दैट मीन्स कि ये जो ब्रिक्स वाला जो हमारा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है जब से ये अमेरिका ने सभी नेशंस के खिलाफ एक तरह से अपनी कार्रवाई की है। ब्राज़ील पर भी उन्होंने 50% टैरिफ लगाया, इंडिया पर भी उन्होंने 25-25 करके 2 टैरिफ लगाए हुए हैं 50% के। ये सर कितना ब्रिक्स नेशन का आपस में साथ आना ये कितनी मजबूत स्थिति पैदा करेगा हम सभी नेशंस के, क्योंकि इसमें अच्छे खासे नेशंस हैं, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राज़ील, तो इन सभी का साथ आना कितना ग्लोबल सेंटीमेंट को या हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज को फ़ायदा देगा? तो फिलहाल विवेक जी, इट्स टू अर्ली टू टेल क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप इज हेल बेंट ऑन नॉट अलाउिंग द ब्रिक्स टू have any kind of major impact. और अगर रहती है then he starts putting taxes once again on countries जो इंडिया पे फिलहाल तो लगा हुआ है, रशिया ब्राजील पे लगा हुआ है। If he makes more noise, it may not be possible for this alliance to keep thriving. But yes, जो अगर कुछ भी सी टुडे इंडिया एंड चाइना अगर आप देखें इज ऑलमोस्ट 2.8 बिलियन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्लोजर टू 3 बिलियन, राइट। अगर हम पॉपुलेशन दुनिया की 8 बिलियन गिने तो वी आर क्लोजर टू 40%। सो इफ 40% ऑफ द कंजम्पशन फोर्स जो है गोइंग फॉरवर्ड इज अलाइन टुगेदर, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे कंजम्पशन लेवल्स उतने नहीं हैं फिलहाल जितने यूएस के है। सो we got to make sure कि we appease everyone and move forward. It's not going to be the easiest thing कि ब्रिक्स हम न्यूज़पेपर्स में लिखने हैं या फिर टीवी पे बात करना कि ब्रिक्स अलायंस अच्छा है, ये है वो है। एट द एंड ऑफ द डे वी आल्सो गॉट टू लुक एट इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि यूएस एट द एंड ऑफ द डे इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर विद द मोस्ट फाइनेंशियल माइंड। तो वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर working alongside with them rather than trying to take them on as a unit. चलिए सर कुछ देसी खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं। जियो ने बेस टैरिफ बढ़ा दिया है और आज हमने देखा कि रिलायंस के शेयर ने मार्केट को एक अच्छी स्ट्रेंथ भी दी हुई है। जियो ने अपने जो 209 और 249 रुपये वाले जो प्लान थे अब उनको ख़त्म कर दिया है। अब 299 का मिनिमम प्लान होगा पर मंथ का। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति पहले कम पैसे खर्च कर रहा था रिलायंस जियो के साथ अब उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और उसका सीधा फ़ायदा रिलायंस जियो को मिलेगा। अब इससे एक चीज़ भी क्लियर हो चुकी है कि कहीं ना कहीं टैरिफ बढ़ाने की तरफ ये एक इनडायरेक्ट कदम है। वोडाफोन, भारती एयरटेल ऑलरेडी अपना बेस प्लान 299 का ही चला रहे। समीर सर, एक मैं इकरा की रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने ये कहा भी है कि 15 से 20% के टैरिफ बढ़ सकते हैं टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से अक्टूबर में से लेकर जनवरी तक। तो आपको क्या लगता है कि जियो ने एक तरह से शुरुआत कर दिया और इसका कुछ फ़ायदा मिल सकता है भारती और वोडाफोन को भी? बिल्कुल मिलेगा फायदा भारती और वोडाफोन को, क्योंकि व्हाट विल हैपन इज सी वोडाफोन को कंटिन्यूअसली कस्टमर लॉस हो रहे थे बिकॉज दे वर प्राइसिंग देमसेल्व्स प्रोबेबली फॉर देयर प्रीमियम कस्टमर्स हायर देन जियो, एंड भारती वाज आल्सो हैविंग टू कम्पीट एट द लो प्राइस। रिलायंस ने खुद अपना प्राइस ही, रिलायंस का एक क्या पॉलिसी है कि वी विल कीप द प्राइसेस लोअर देन ऑल आवर कंपेटिटर्स बाय 20%। अगर उन्होंने ये प्राइस इंक्रीज किया हुआ है तो ऑब्वियसली इट गिव्स रूम फॉर वोडाफोन एंड भारती टू इंक्रीज प्राइसेस, और आरपू जो इंक्रीज होंगे विल बी अ डायरेक्ट बेनिफिट, क्योंकि जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स है तो ऑलरेडी इन प्लेस है। जो भी मुझे भरना था कॉस्ट में, आई एम पेइंग एक्सेप्ट फॉर सर्टेन परसेंटेज जो रेवेन्यू शेयर जाता है गवर्नमेंट, तो वो थोड़ा गवर्नमेंट को चला जाएगा, पर बैलेंस तो मेरे मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी में ही रह जाएगा, राइट। So it is a very big positive. In fact, it allows Vodafone probably to ये प्राइस इंक्रीज के बाद बैंक्स विल आल्सो फील कि वी कैन गिव सम लोन, सो वोडाफोन की सर्वाइवल बेटर हो जाती है। और रिलायंस के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा। सो
we feel कि telecom space is something that will continue to do well. Unfortunately, जो fourth player है, BSNL is really not making any moves or impacts or any significant strides in the space. कस्टमर को हायर प्राइसेस देने पड़ेंगे, बट दिस वाज ऑलवेज, ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला था. जब मार्केट इतना कंसोलिडेट हो चुका है, तो ऑब्वियसली द नाउ द प्लेयर्स हैव द एबिलिटी टू पास ऑन प्राइस इंक्रीजेस एंड द कंपटीशन नेवर गोइंग टू कम, क्योंकि अभी ये मार्केट में सब लोग किया है कि कंपटीशन आना बहुत मुश्किल हो गया है. विद नो एडिशनल कंपटीशन कमिंग, these telecom players will do extremely well over the next 5 years. तो मेरे हिसाब से ये सब स्टॉक्स लेने ही चाहिए. वोडाफोन को छोड़ के, वोडाफोन अभी भी लिंपिंग अलोंग है, बट भारती एनी करेक्शन पे अच्छा लग रहा है. और रिलायंस तो वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स फ्रॉम रिटेल एंगल, फ्रॉम जियो एंगल, फ्रॉम द न्यू एज जो सोलर एनर्जी में करने वाले हैं, ग्रीन हाइड्रोजन प्ले करने वाले हैं. वी थिंक द न्यू एज बिजनेसेस ऑफ रिलायंस विल आल्सो डू वेरी वेल. आई थिंक ये स्टॉक है एक जो शायद यहाँ से काफी बढ़ सकता है. ठीक है, तो रिलायंस के लिए तो पॉजिटिव है ही, वोडाफोन आइडिया के लिए भी ये पॉजिटिव है, शायद सर्वाइवल हो जाए कंपनी का, और बैंकर्स उसको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी लोन ना मिलने की, उसकी तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए, खासतौर से शायद देश में ज़्यादातर निवेशक वोडाफोन आइडिया के शेयर चाहे 10 लेके बैठे हों, चाहे 100 या 1000 10,000 कुछ भी, लेकिन लेके ज़रूर बैठे हैं आजकल अभी भी. सर एक चीज़ और, आज टेक्सटाइल शेयरों में एक तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, और उसके पीछे कारण है कि रॉ कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी जो कि 11% थी वो हटा दी गई है. समीर सर देखिए, हमारा $10 बिलियन का करीब टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट था यूएस में. ये रॉ कॉटन से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाना कितना राहत दे सकता है? क्या ये कंपनियों को उस लेवल पर ला सकता है कि ये जो अपना बिजनेस लॉस है उसको कुछ हद तक ऑफसेट कर सकें, और जो जॉब लॉसेस की बातें आ रही हैं टेक्सटाइल सेक्टर में वो बच जाए? ये रॉ कॉटन की इंपोर्ट ड्यूटी कट करने से आई डोंट थिंक इट चेंजेस गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग. जो जो सबसे अगर हम पूरे टेक्सटाइल वर्टिकल की बात करें, तो विच इज द लार्जेस्ट जॉब क्रिएशन? लार्जेस्ट जॉब क्रिएशन इज द फाइनल गारमेंटिंग प्रोसेस, जहां पे मैन्युअली सब प्रोडक्ट स्टिच करे जाते हैं. करेक्ट. सो नाउ इफ आई लुक एट इट, अगर रॉ कॉटन की रेट्स हम कम करें, तो द बेनिफिट गोज टू यार्न मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि कॉटन से पहले यार्न बनेगा, यार्न से फिर फैब्रिक बनेगा, फैब्रिक कटिंग करके फिर गारमेंट बनता है. So this benefit goes to yarn producers. So yarn producers could probably reduce some prices, which could probably reduce fabric prices, which could probably reduce जो उनका garmenting का है raw material. But is that 10% जो cut जो आने वाला है, is it enough to ensure कि we become competitive on pricing of the product for export vis-a-vis other countries? जब वो 18 या 20, like Vietnam is going to pay 19%. Bangladesh, I think, is at 19 or 20%. मेरे को exact याद नहीं. Sri Lanka also is at a slightly lower rate. If we have to compete with them, the differential is still 30%. So is this really going to change the dynamics? नहीं. दूसरा, जब आप ये करते हैं, it affects a second sector in India. जो cotton farming sector है, they are probably going to see prices come off, क्योंकि अगर मुझे import से कम दाम में मिलते हैं as a yarn manufacturer, so I may import some cotton rather than buying from the local market, or I will force the local market to reduce the prices to the import prices. So that can affect the farmers, which in turn can affect consumption in India. So just to say कि ये 10% कम करने से अपना टेक्सटाइल सेक्टर बच जाएगा, I think that is foolishness. I think we need to see the fact कि ये import duty जो extra 25% लगा है needs to go for India to have more labor intensive business जो garmenting है. Government needs to probably work out some deal with the US now, saying देखिए आप रशिया से खुद बात कर रहे हैं and we are only buying some percentage of the oil. If some sort of agreement can come on that, I think वो beneficial रहेगा. ये small tinkering of import duty या ये सब वहाँ उतना impact नहीं आने वाला. तो सर जो आज तेजी आई है, मुनाफा मतलब प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए इस तेजी में, या अभी इस सेक्टर को फिलहाल न्यूट्रल या होल्ड की रेटिंग के साथ ही रखना चाहिए, कि जिनके पास जो शेयर हैं वो ठीक है पड़े रहने देते हैं? आई थिंक होल्ड कर सकते हैं फिलहाल फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर, स्पेशली एक्सपोर्टर्स. मैं आपको सबसे बड़ी कंपनी गोकुलदास की बात कर सकता हूँ.
फॉर द सिंपल रीजन कि गोकुलदास जैसी कंपनी में दे हैव सम ऑपरेशंस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इन अफ्रीका आल्सो एंड बांग्लादेश आल्सो। तो व्हाट दे कैन डू इज जो यूएस में एक्सपोर्ट जा रहे हैं वो वहां से प्रोड्यूस करके, जो यूरोप में जा रहे हैं इंडिया से प्रोड्यूस करके भेजेंगे। दे कैन रीबैलेंस देयर पोर्टफोलियोज एंड स्टिल कंटिन्यू टू ग्रो। और जैसे वो टैक्सेस के स्टेबलाइजेशन आते हैं, look, India has some competitive advantages, right? Which we can utilize. तो मेरे हिसाब से आई थिंक वी कैन कंटिन्यू टू होल्ड ये स्टॉक्स, काफी गिर चुके हैं ऑलरेडी। सो आई डोंट सी इट एज यहाँ से उतने बड़े डाउनसाइड शायद आए। आई थिंक थिंग्स विल इवेंचुअली इन द नेक्स्ट मंथ एंड हाफ स्टेबलाइज। तो सबसे नीचे के रेट पे बेच के निकल जाना, आई वुड नॉट एडवाइज। वुड आई रेकमेंड अ बाय राइट नाउ? प्रोबेबली आई वुड वेट। मैं 5% 10% ऊपर लेने को तैयार हूँ, बट आई वुड प्रोबेबली नॉट सेल ईदर। सो इट्स काइंड ऑफ अ वेट एंड वॉच सिचुएशन इन दिस। ठीक है। ईवी पर अब चाइना जो फोकस कर रहा है वो विदेशों में जाकर कर रहा है, और चीन की ईवी कंपनियां विदेशों में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। उन्होंने लास्ट ईयर भी करीब $16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, और अपने देश में वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे जितना बाहर जाकर कर रहे हैं। समीर सर, ये जो ईवी स्पेस है, जितना तेज़ी से इमर्ज हुआ था कि ईवी पेट्रोल डीजल कार का पूरा जगह ले लेगी, अभी भी इंडिया में आई थिंक मैं शायद एक डेटा पढ़ रहा था कि 100 में से एक कार भी मुश्किल से अभी ईवी बिकती है। तो इतने साल हो गए हमें ईवी सुनते हुए, अभी भी वो स्पेस नहीं ले पाया। आपको क्या लगता है कि ये ईवी स्पेस पर अगर चाइना जैसा देश या अमेरिका, एलन मस्क उसमें काफ़ी काम करते रहते हैं, ये चीज़ें हमारी पेट्रोल डीजल कार को रिप्लेस कर पाएंगी? और ईवी से जुड़े हुए शेयर्स पर क्या करें, क्योंकि बहुत सारे जो केवल ईवी सेंट्रिक थे उनकी पिटाई काफ़ी हुई है। So is EV going to replace engines over a period of time? मेरे हिसाब से it should. जो पुश आना चाहिए, क्यों इंडिया में आपने जो बोला कि ग्लोबली इतना सब लोग फोकस कर रहे हैं, इतना डिमांड बढ़ रहा है, चाइना सेलिंग सच ह्यूज क्वांटिटीज। सो इंडिया में भी ये सब होगा, बट ये पुश जो आना चाहिए गवर्नमेंट के एंड से आना चाहिए। व्हाट गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज इंसेंटिवाइज बाय गिविंग स्मॉल। अगर आपकी ईवी कार है तो आपको टोल नहीं भरना पड़ेगा। स्मॉल थिंग्स लाइक दैट फॉर द फर्स्ट ईयर और फर्स्ट 2 years, जो छोटे छोटे इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट देगी, इट विल ड्राइव कंजम्पशन और डिमांड फॉर ईवी व्हीकल्स। और जैसे ईवी व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली कार कंपनीज विल पुट इन मोर कैपेसिटीज टू मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रादर देन मेकिंग आइस। अभी क्या है कि लोग को अभी भी डर रहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल विल इट बी देयर, अगर चार्जिंग स्टेशन बराबर नहीं आए तो क्या होगा। सो इफ द पुश कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट थ्रू सम सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव। सेकेंडली, सिटी म्यूनिसिपैलिटीज, बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, हैदराबाद, ये बड़ी सिटीज है, दे हैव टू कम अप विद अ लॉ कि ऑल फ्यूचर टैक्सीज इन द सिटी कैन ओनली बी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऐसा अगर ऐसा आ जाता है तो ऑब्वियसली चार्जिंग स्टेशंस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। सो ऑटोमेटिकली यू विल सी द इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायरमेंट है will come. So the entire push has to come from central, state and municipalities की ये सब प्रोग्रेस करने पड़ेंगे। और जब ये मोमेंटम गेन होगा, so then the momentum will pick up in a huge way. But वो कहते हैं ना इन इंग्लिश में, रोलिंग स्टोन गेन्स मोमेंट more speed। तो जैसे ये स्टार्ट होगा मेरे हिसाब से ये पिकअप होगा। सो आई वुड नॉट डिस्काउंट कि इंडियन ईवी कंपनीज विल नॉट डू वेल। इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी है जो कंपनीज एंसिलरीज या बैटरीज या सब में काम करती है, फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल स्टार्ट टू बेनिफिट ओवर अ लॉन्गर टर्म। जो शिफ्ट रहेगी इट विल ऑब्वियसली बी प्रोग्रेसिव। तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि till the year 2050 we will keep selling ICE engine vehicles। ऐसा नहीं होने वाला है कि 100% हो जाने वाला है। We will have all of them and progressively over time I am sure कि then ICE engines will start winning। और इंडिया के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पिकअप, क्योंकि जो हमारी इनिशियल बात की थी ये शो में कि ऑयल इज आवर बिगेस्ट इंपोर्ट। अगर पेट्रोल डीजल का डिमांड कम हो जाता है तो हमारे लिए एज अ कंट्री इट हेल्प्स immensely to reduce the import of petrol and diesel।
it will help our current account deficit, it'll make the country stronger, better. तो मेरे हिसाब से EV is a push the government should make, and मेरे it will happen. It's taking longer than anticipated, but मेरे हिसाब से this is going to continue, and Indian companies should accelerate further investments in this space. ठीक है, हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। हाँ, बहुत कम आ रही है सर। अच्छा, आवाज बहुत कम आ रही है सर। आज लैपटॉप चेंज किया है तो ये आवाज ही बहुत स्लो आ रही है। चलो मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ अंशुल जी, लेकिन ये बताएं निफ्टी के लेवल्स क्या लग रहे हैं सर आपको? निफ्टी कल हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे सर, क्वार्टरली वीवैप पे खुला है तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आएगी। कल प्रॉफिट बुकिंग आया है, लेकिन लास्ट मंथ का वैल्यू एरिया प्रोटेक्ट हो रहा है और कुछ हद तक इनसाइड बार है। तो मेरे को आज बहुत बड़ा कोई मूव आते हुए नहीं दिख रहा है, बट अगर आना भी है तो ऊपर की तरफ में जा सकते हैं हम 25,050 की तरफ। बट मेरे को बहुत मूव आते हुए दिख नहीं रहा। कल बहुत बड़ा गैप अप था, डे लो पे क्लोज हुए हैं, तो डाइजेस्ट करने की जरूरत है। तो आज एक आध दो दिन चैलेंजिंग रहेगा। अगर आपके पास लीडिंग स्टॉक्स हैं जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अल्फा जनरेट हो रही है, उन स्टॉक्स को आप जरूर मिड कैप स्मॉल कैप में ट्रेड कर सकते हो। बट अभी वो समय नहीं है कि कुछ भी ले लिया और वो बढ़ गया। तो स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। छोटी सी उसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मैं जनरली मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप जो ट्रैक करता हूँ, 750 स्टॉक की लिस्ट होती है जो लिक्विड है, जहाँ पे लेना बेचना आप कर सकते हैं। कुल 88 शेयर पे वीकली पे मोमेंटम है और कुल 50 शेयर में डेली चार्ट पे मोमेंटम है। तो ये दिक्कत है अभी कि ओवरऑल मार्केट की टाइड अभी बुलिश नहीं हुई है, उस फेवर में नहीं आया है। तो बहुत लिमिटेड स्टॉक्स में आपकी लॉन्ग पोजीशंस होनी चाहिए। तो सुबह जिनमें ब्रेकआउट्स बन रहे थे, जिनमें एक एक्यूटास था, इसके अलावा एक लॉरस लैब था, एक इलेक्ट्रा में थोड़ा सा बन रहा है, एक डिलीवरी में थोड़ा सा बन रहा है। तो ये 3-4 कॉल हमने अपने क्लाइंट्स को दिए हैं। और एक चीज याद दिला दूं आपको, पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते हमने किर्लोस्कर ऑयल इंजन डिस्कस किया था कि इनसाइड बार बन रही है, 7-8 हो गई हैं, किसी भी दिन फटेगा। तो कल लास्ट आवर में फटा है। बहुत सारे क्लाइंट्स को हमने बुक करा भी दिया है, लेकिन टारगेट अभी बचे हुए हैं। तो कल भी चला, आज भी सुबह से भी चल रहा है, और जो टारगेट था लगभग उसके पास आ गया था। 999 का पहला टारगेट था, 978 का हाई बन चुका है, 910 रुपए से 978 हो गया है। एक आध दो दिन में 999 भी चला ही जाएगा। तो इस शेयर पे ध्यान रखिए। लग नहीं रहा कि ये 1000 पे अटकेगा। 1200 तक जाने के इसके पूरे लक्षण है। और एक वो साई लाइफ भी था जो आईपीओ बेस ब्रेकआउट था, वो भी लगभग टारगेट के पास है, तो उसमें भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो जो काउंटर्स जिन पर बात हुई उन पे प्रॉफिट बुक, एक दो काउंटर जो सर ने बताए, इनमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं किर्लोस्कर जैसे शेयर में। लास्ट क्वेश्चन समीर सर, कल एफआईज लौटे हैं, 8 अगस्त के बाद लौटे हैं एफआईज, भारत में नेट बायर रहे और 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद लौटे। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि अगस्त महीने में ये उनकी दूसरी बार बाइंग दिखी है एफआईज की। समीर सर, कहीं ना कहीं एफआईज को अब जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं पिछले 2-3 दिन से, मैं जेपी मॉर्गन की देख रहा था, मैं मॉर्गन स्टैनली के व्यूज़ देख रहा था, क्रिस वुड का स्टेटमेंट देख रहा था जो वो ग्रीड एंड फियर में लिखते हैं कि इंडिया का मार्केट अच्छा लग रहा है। इन सब चीज़ों से लग रहा है कि एफआईज लौटेंगे भारत में और सस्टेन करेंगे आपकी बार? आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आज मुंबई की जो बारिश है वो आपके इंटरनेट को भी प्रभावित कर रही है और उसकी वजह से जो कनेक्शन एरर आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो हमें आपकी वॉइस नहीं मिल पा रही है। सर, अगर आप कुछ बोल रहे थे आप प्लीज़ कंटिन्यू करें, हो सकता है शायद इस बार आवाज़ आ जाए। तो आई वाज सेइंग आई होप कि फॉरेनर्स रिटर्न करें विद द बैंक, जब जब वैल्यूएशंस बेटर हो, जब सर्टेनिटी बेटर हो, जब ये सब अनसर्टेनिटीज ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन यूएस जो कर रही है, जब वो सब निकल जाएंगी, आई एम श्योर एफआईज विल रिटर्न। बट फिलहाल क्या है कि वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव है, कोई ट्रिगर्स नहीं है मार्केट में जो मार्केट को ऊपर कर सकती है। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड देखूं तो we are still trading one standard deviation above the mean. So if जब valuations become better, I am 100% sure foreigners will return.
they are still a very small percentage of their overall investments. If they increase India as a percentage by 1 or 2%, the kind of money that will need to come into India will take this market up closer to maybe 35,000 Nifty. So there is great opportunity. Short term, FIs may buy, may sell. थोड़े hedge funds शायद निकल जाए. Long investors can FIs जो है वो भी buy करते ही होंगे. If you see, there's net figure देखते हैं, but there is somebody who has bought and there is somebody who has sold. एक दिन ऐसा आएगा जब जो sellers है वो कम हो जाएंगे और buyers है वो sustain करेंगे. So we believe कि they will return. It will do better, but temporarily, let's accept the fact that they need to take the money off from India. बिल्कुल ठीक है समीर सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन और अपने इंटेक्स बताने के लिए कि किस तरह से हमें मार्केट को सोचना है, एफआईज को सोचना है और ये जितना भी ग्लोबल सेंटीमेंट चल रहा है इसको किस तरह से कैपिटलाइज करना है. थैंक यू सो मच सर. आगे बढ़ते हैं. अंशुल जी, ये बताएं, ये जो स्टॉक मार्केट वाली जो ब्रोकिंग कंपनीज के शेयर हैं, आप तो लीडिंग ब्रोकिंग हाउस के एक लीडिंग प्लेयर हैं, ये बताएं कि कौन से शेयर हैं जो कि आपकी रडार पर हैं. लाइक हम देखते हैं कि एंजल वन में एक सर्ज आ जाता है जब भी मार्केट में रिबाउंड आता है. हम देखते हैं कि HDFC AMC में सर्ज आ जाता है, वो AMC से जुड़ा हुआ शेयर है हालांकि. MOSL में सर्ज आ जाता है. हम देखते हैं कि CDSL, BSE, NSDL, इन सभी शेयरों पर एक पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है. कोई शेयर है जो कि आपको लग रहा है कि इनमें से मोमेंटम का फायदा दिलवा सकता है? सर BSE है. BSE आवाज क्लियर आ रही है ना सभी? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है. BSE है अपना 2385 का लेवल प्रोटेक्ट करके रखा है, तो जब तक इसके ऊपर प्रोटेक्टेड है, मूविंग एवरेज भी चेंज करके बेरिश से बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है. तो अगर 2385 नहीं टूटा तो फिर ये 2738 तक जा सकता है. दूसरा कैम्प्स में तो कुछ नहीं बन रहा. CDSL 1632 रुपए तक जा सकता है, वहां पे देखेंगे कि क्या करता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे. बाकी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, ये बहुत अच्छा पैटर्न बना है. आज के सेशन में ऑलमोस्ट प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट है, मतलब बड़ी कंसोलिडेशन लगभग ये चालू हुई थी, कब 3 जुलाई को चालू हुई थी, उससे बाहर निकल रहा है. तो 992 तक जा सकता है. एंजल वन देखो, सब में सही मोतीलाल ही लग रहा है सर. ये इकलौता स्टॉक है इसमें एक्चुअल में ये कह सकूं कि ट्रेड बन रहा है. आप छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड ले सकते हो. अगर लेना है तो आज के लो का स्टॉप लॉस लगाइए मोतीलाल ओसवाल में और 992 रुपए 20 पैसे का टारगेट लगाइए, तो आपको ठीक ठाक अपसाइड मिल सकती है.